ये देखिए आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाला एक लेसन आया हुआ है, आ गया होगा शायद। यस सर। वेरी गुड। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आंसर मी। यस सर, आ रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब यस अपन सर। आज जो बात कर रहे हैं, अभी तक हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात की। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम किसी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूं, हम अंग्रेजी सीखते हैं, बच्चे पार्क में खेलते हैं। अब देखिए इन जो सेंटेंस मैंने बोले, इनमें ना तो हमने किसी चीज के लिए मना किया और ना कुछ पूछा हमने। तो तीन तरह के सेंटेंसेस आप अपने दिमाग में रखिए। एक तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम किसी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं। एक ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम किसी बात के लिए मना कर देते हैं, वो नेगेटिव होते हैं, जिनमें किसी चीज के लिए मना कर देते हैं। और एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बातचीत करने में बहुत ज्यादा काम में आते हैं। ध्यान रखें आप, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हम भी किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, या कोई सामने वाला हमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो ये सेंटेंसेस अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और उस क्वेश्चन का जब हम आंसर देते हैं, तो वो आंसर जो होता है वो या तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है या नेगेटिव सेंटेंस होता है। आप ऐसे समझ लीजिए बात को। जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका आंसर देते हैं। तो आंसर जब हम देते हैं, तो आंसर देखिए तीन प्रकार के हो सकते हैं, या दो प्रकार के समझिए आप। एक तो आंसर ऐसे हो सकते हैं जिनमें हम हाँ या ना बोलते हैं, और एक आंसर ऐसे होते हैं जिनमें हाँ या ना नहीं बोला जाता है, बल्कि हमें कुछ बताना पड़ता है। किसी व्यक्ति का नाम बताना पड़ता है, किसी चीज का नाम बताना पड़ता है, कोई कारण बताना होता है, कोई समय बताना होता है, कोई जगह का नाम हमें बताना होता है, कोई मात्रा बतानी होती है, कोई संख्या बतानी होती है, कोई तरीका बताना होता है। समझ रहे हैं ना आप? तो दो कैटेगरी में डाल दीजिए आप क्वेश्चंस को। एक कैटेगरी वो जिसमें क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में देते हैं, हाँ या ना में देते हैं। देखिए आपको मैं बताता हूं, जैसे क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? मनी मन में सोचिए इसका आंसर। अगर सीखते हो तो आप कहोगे हाँ, और अगर नहीं सीखते हो तो आप कहोगे ना। क्या तुम भारत में रहते हो? अगर रहते हो तो आप कहोगे हाँ, अगर नहीं रहते हो तो आप कहोगे ना। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? क्या तुम टीवी देखते हो? अगर देखते हो तो आप कहोगे हाँ, और अगर नहीं देखते हो तो आप कह दोगे ना। तो एक तो ऐसे सेंटेंस हो गए जो क्या से शुरू होते हैं हिंदी में, और इनका जो आंसर होता है वो या तो यस या नो होता है। अच्छा, दूसरी बात, एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर यस या नो नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे पूछा अभी, तुम कहां रहते हो? तो यस या नो नहीं होगा। जरा मनी मन में सोच के देखें आप। कहां रहते हो का मतलब आपको जगह का नाम बताना है। मैं जयपुर में रहता हूं, मैं कानोता में रहता हूं, मैं बस्सी में रहता हूं, मैं अलवर में रहता हूं, मैं मालवीय नगर में रहता हूं, मैं जगतपुरा में रहता हूं। तो देखिए हाँ या ना में आंसर नहीं आ रहा है, आपको जगह का नाम बताना पड़ रहा है। अच्छा, और सुनिए आप एक क्वेश्चन, आप अंग्रेजी कब सीखते हो? अब हमने पूछा अंग्रेजी कब सीखते हो, तो इसका आंसर भी आप हाँ या ना में नहीं दोगे, बल्कि समय बताओगे आप। हम अंग्रेजी शाम को 6:15 सीखते हैं, है ना? समझ में आ रही मेरी बात आपको? आप 6:15 क्या सीखते हो, तो इसका आंसर हाँ या ना में नहीं आएगा। आप एक कंसंट्रेशन के साथ में पकड़िए चीजों को। आप क्या सीखते हो तो आपको बताना पड़ेगा अंग्रेजी सीखते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको दोनों तरह के क्वेश्चन का अंतर समझ में आ गया होगा, कि एक तो ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हाँ या ना में होता है, और एक ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हाँ या ना में नहीं होता है, बल्कि हमें कुछ बताना होता है, कोई समय बताना होता है, कोई जगह बतानी होती है, हमें कोई किसी का नाम बताना होता है, हमें किसी व्यक्ति का नाम बताना होता है, हमें किसी वस्तु का नाम बताना होता है। तो देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में दो प्रकार के होंगे। देखिए आप, मेरा कर्सर चल रहा है।
पहला हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले, दूसरे WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले कौन से क्वेश्चन होते हैं? वो क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर यस या नो में होता है। ध्यान रखिए आप, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हाँ या ना में होता है। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? और WH वर्ड से वो होते हैं जिनका आंसर हाँ या ना में नहीं होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले क्वेश्चंस। देखिए, हिंदी में जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, मोस्टली क्या से शुरू होते हैं हिंदी में। और ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो होता है यस या नो। एग्जाम्पल देखिए आप, एक क्वेश्चन है, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? आप इसका आंसर या तो हाँ में दोगे, देखो मेरा कर्सर चल रहा है, या आप ना में दोगे। अगर आप सीखते हो तो आप कहोगे हाँ, और अगर आप नहीं सीखते हो तो आप कहोगे ना। क्लियर हो गई बात आपको? कोई क्वेश्चन? अनम्यूट होके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। इंग्लिश में जब अपन ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो इस क्या के लिए, ये जो क्या आ रहा है ना स्टार्टिंग में, इसके लिए व्हाट नहीं लगाना है, क्योंकि इसका आंसर हाँ या ना में है। इस क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखा या बोला जाता है। अभी जब आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाए, उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब डू या डज को सब्जेक्ट के बाद लिखा था, ठीक है, लिखा था ना। लेकिन जब आप ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तब ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। और आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि जब इंग्लिश के किसी सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट से भी पहले आ जाती है, तो उसे अपन क्या मान लेते हैं। और ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यस या नो में होगा। और ध्यान रखें आप, ऐसे क्वेश्चन में क्या के लिए व्हाट को यूज नहीं किया जाता है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा इसका? बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अफर्मेटिव का फॉर्मूला हमने देखा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का बता रहा हूं मैं आपको। नेगेटिव का हमने फॉर्मूला क्या देखा? पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर नॉट, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स। और मैंने ये भी कहा था कि चाहे कोई सा भी टेंस हो, नेगेटिव का फॉर्मूला यही रहेगा। बस हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, जगह वही रहेगी। मेन वर्ब की फॉर्म बदल जाएगी, जगह वही रहेगी। क्लियर हुई बात आपको? अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? जब अपन ये हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, चाहे कोई सा भी टेंस हो, जो भी टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। अब अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू या डस पहले आ जाएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट पहले आएगा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटाओ? टेंस के अनुसार। अब चूंकि अपन अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे। यहां पर मैंने इनके वो लिखे हुए हैं, ये जैसे HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, MV, HV देखिए आप, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, MV मतलब मेन वर्ब, S का मतलब सब्जेक्ट, और O का मतलब ऑब्जेक्ट। अब यहां पर एक ध्यान देने की बात यह है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अभी, कि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला जो क्वेश्चन होगा वो चाहे किसी भी टेंस का होगा, लेकिन यही फॉर्मूला यूज होगा। बस होगा क्या? टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म बदल जाएगी, जगह नहीं बदलेगी। इसलिए एक बार जब ये फॉर्मूला आपके दिमाग में प्रैक्टिस के द्वारा सेट हो जाएगा, प्रैक्टिस के द्वारा, तो आप अन्य टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चन भी आसानी से और तेजी से बनाने लग जाओगे। क्लियर हो गई आपको बात? और अभी तक चूंकि आपको केवल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बताया है, अभी केवल आपको
इसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले क्वेश्चन की एक्सरसाइज ही प्रैक्टिस के लिए दी जाएगी। क्लियर हो गई मेरी बात? अब जरा एग्जांपल्स अपन देख लें। देखो, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? सीखते हो वर्ब हो गया, लास्ट में आता है हिंदी में। मनीषा और ध्रुव भी ध्यान से देखें, वर्ब जो होती है वो सबसे लास्ट में आती है। अच्छा, कौन है सीखने वाले? तुम। ये देखो सब्जेक्ट आ गया। क्या सीखते हैं? ऑब्जेक्ट आ गया। और ये जो क्या आ रहा है इसका आंसर है यस या नो, तो ये हेल्पिंग वर्ब से बन जाएगा। फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? डू या डज। डू या डज क्यों? बिकॉज दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ते हो आ रहा है। इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। तो देखिए अब इस फॉर्मूले के हिसाब से डू आ गई हेल्पिंग वर्ब। डू क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट है यू, यू के साथ डू आएगा। सब्जेक्ट आ गया यू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई लर्न, ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश, अदर वर्ड्स इसके अंदर है ही नहीं। डू यू लर्न इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? दूसरा एग्जांपल साहब देखिए, क्या वह कहानी सुनाती है? सुनाती है वर्ब हो गया, देखिए सबसे लास्ट में है। कौन है सुनाने वाला? वह, सब्जेक्ट हो गया। क्या सुनाती है? कहानी, ऑब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब, अब चूंकि ये जो क्या है, इस क्या का आंसर हाँ या ना में है, तो इस क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। फॉर्मूला क्या आएगा? वही, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, देखो आप ती है आ रहा है। फिर आएगा सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आएंगे अदर वर्ड्स। तो देखिए आप क्या बन गया? डज। डज क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट है शी। डज शी टेल स्टोरी? डज हेल्पिंग वर्ब आ गया, शी सब्जेक्ट आ गया, टेल मेन वर्ब आ गया, और स्टोरी ऑब्जेक्ट आ गया। कुछ पूछना है आपको किसी को? बेहिचक, बिना किसी टेंशन के आप पूछिए। आप सीख रहे हो, सीखने वालों को शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई भी बात है आप उसको पूछ सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम। कोई दिमाग में डाउट मत रखना आप कि शर्म के मारे नहीं पूछे आप। समझ में आई मेरी बात आपको? आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। अभी उस दिन में मुझसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर क्वेश्चन में नहीं आ रहा हो तो आइए जरा उसकी बात कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब इंट्रोगेटिव भी है, देखो क्या आ रहा है, और नेगेटिव भी है, देखो नहीं आ रहा है ना? जैसे क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, तो ये कहलाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर ऐसा हो तो कैसे बनाएं? देखिए आप आइए। पहली बात, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को जोड़ दो। हेल्पिंग वर्ब है ना, डू या डज या कोई भी जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके साथ में नॉट को जोड़ दो। आप देखो कैसे जोड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं लिखना है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लिख रहे हो तो अलग अलग मत लिखना, गलत हो जाएगा। कंपटीशन वाले ध्यान रखें स्टूडेंट्स, एरर फाइंडिंग में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। डू नॉट मत लिख देना, डोंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहलाती है ये, जोड़ करके लिखना। पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दी, कोई सा भी टेंस हो, जो भी हेल्पिंग वर्ब है पहले उसको लिख दो, एन लिख दो, एपोस्ट्रॉफी लगा दो और टी लिख दो। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप अगर डू के साथ में या हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट को नहीं लिख रहे हो तो आपको नॉट लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद में। आप देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिखाया बोला जाता है, ये भी एक तरीका है। डू यू नॉट, अब देखो ये नॉट कहां आ गया, अब आप इसको अलग लिख सकते हो नॉट को। लेकिन अगर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है और अगर आप उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही ले रहे हो, देखो यहाँ पे, तो जोड़ना पड़ेगा, अलग अलग नहीं चलेगा। यहाँ पर बोलने में भी अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। डू नॉट यू लर्न इंग्लिश, डोंट यू लर्न इंग्लिश, देखो आप दोनों में कितना फर्क आ गया। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट के बाद में नॉट को लिख रहे हो तो आप अलग लिख सकते हो। और एक एग्जांपल देखिए आप, ये बारीकियां हैं किसी भी लैंग्वेज की, आप जितना ध्यान से सुनोगे, जितना ध्यान रखोगे, आपको आगे कंपटीशन की कोई अलग से इंग्लिश नहीं होती है, ध्यान रखना आप। अगर बेसिक्स अगर आपके अच्छे होंगे ना,
तो छोटी मोटी चीजें तो आप ऐसे ही निकाल ले जाओगे, आगे आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। देख लेना आप, क्या वह कहानी नहीं सुनाती है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्या से इंट्रोगेटिव बन रहा है, नहीं से नेगेटिव बन रहा है। देखिए आप, डजंट, डज नॉट नहीं, डजंट शी टेल स्टोरी। और अगर सब्जेक्ट के बाद में लिखना है नॉट को तो अलग अलग लिख दो आप, डज शी नॉट टेल स्टोरी। एनी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आप हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चंस बनाना सीख गए होंगे। और अभी तक आपको चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बताया गया है, इसलिए अभी केवल आपको इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चन की एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है, दी जाएगी। इस एक्सरसाइज में वही सेंटेंसेस क्वेश्चन के रूप में चेंज करके दिए जा रहे हैं जो पहली और जो आपकी अफर्मेटिव और नेगेटिव एक्सरसाइज में थे। जो आपको 3 में दिए गए थे वही, उनको ही चेंज करके इंट्रोगेटिव बनाया गया है, इसलिए अलग से वोकैबुलरी भी नहीं दी जा रही है। और अगर आपको वोकैबुलरी की जरूरत पड़े तो एक्सरसाइज 3 वाली वोकैबुलरी में आप देख सकते हैं। ये आपके सामने सेंटेंसेस हैं, बाकी तो आपको ध्यान रखना ही है। निर्देश है, पहला लेटर कैपिटल लिखना है, कहीं पे भी प्रॉपर नाउन आए तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखना है। हेल्पिंग वर्ब डू और डस को सावधानी से यूज करें, नेगेटिव में आपने यूज किया ही होगा, अभी मैं चेक करवाऊंगा आपके सेंटेंस। क्वेश्चन जब समाप्त हो जाए तो क्वेश्चन मार्क लगाएं, ध्यान रखें आप इन चीजों का। ये बहुत कंपटीशन वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जनरल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और मन में विश्वास रखें आप, घबराएं मत आप, बस लगे रहें आप। अंग्रेजी तो सिखा के ही छोड़ेंगे आपको अगर आप टिके रहे तो, और बढ़िया सिखाएंगे आपको। लाइफ टाइम सॉल्यूशन देके भेजेंगे आपको यहाँ से। टाइम जो लगेगा वो तो देखो लगेगा, लेकिन इतना गारंटी है कि लाइफ टाइम सॉल्यूशन दे दूंगा मैं आपको, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपकी जो मर्जी आए वहां जाके आप कंपटीशन में बैठ जाना। ये एक्सरसाइज है आपकी, ये आपको करनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो मैं आपको अभी चेक करवा रहा हूं पहले।